नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज निफ्टी गिरा है 3%। और भाई ये आपको पता ही होगा कि क्यों गिरा है, क्योंकि भाई क्रूड का प्राइस हो गया था नेगेटिव में। ये न्यूज़ रात ही आ गई थी दोस्तों। और उसी की वजह से मैंने आज दोस्तों कमेंट करके पिन भी कर दिया था कि आज भाई कोई भी लॉन्ग पोजीशन मत लेना इंट्राडे में, सिर्फ आपको आज शॉर्ट करना था, क्योंकि आज मार्केट पूरे दिन बियरिश रहने वाली थी। तो ये दोस्तों मैंने कल रात ही बोल दिया था। आप देख सकते हैं 14 आवर्स एगो ही मैंने ये कमेंट करके अपने लेटेस्ट वीडियो पे पिन कर दिया था। लेकिन भाई उसके बाद जब आज मार्केट गिरी तो आज आपके क्वेश्चंस की बारिश हो गई। तो भाई उस बारिश को ही टैकल करेंगे हम और आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा दोस्तों। भाई आप पहले तो इनसे इंस्पिरेशन लीजिए। कल इन्होंने 14 आवर्स एगो कमेंट किया था कि कल इनको एचडीएफसी बैंक में भाई इंट्राडे में 500 रुपये का नुकसान हुआ था। क्यों हुआ था भाई? क्योंकि वीवेप लाइन ऐसी थी और एचडीएफसी बैंक कल बिल्कुल भी ऊपर गया ही नहीं था वीवेप लाइन के ऊपर। इन्होंने वीवेप को बिना फॉलो किए कल उसमें इंट्राडे ले लिया था और इनको हुआ नुकसान। और दोस्तों इनका अभी थोड़ी देर पहले ही कमेंट आया है वीडियो से थोड़ी देर पहले ही कि भाई आज इन्होंने 1200 रुपये बनाए हैं वीवेप प्लस एमएसीडी को फॉलो करके। तो दोस्तों ये ताकत है वीवेप की। अगर आप वीवेप प्लस एमएसीडी नहीं करेंगे और ऐसे तुक्का मारेंगे कि स्टॉक शायद ऊपर चला जाएगा या स्टॉक शायद नीचे जा सकता है, अपने शायद पे चलेंगे और इस पे चलेंगे कि आपको क्या लग रहा है और अपने इंट्यूशंस पे चलेंगे, तो आपको होगा नुकसान। आपको प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पे चलना है भाई, टेक्निकल्स पे चलना है और उसको फॉलो करते रहना है दोस्तों। और भाई ऐसे अगर थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है तो ऐसे निराश नहीं होना है, आपको सीखते रहना है, आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। तो दोस्तों ये मैं आपके सामने लाना चाहता था कि भाई अगर आपको एक दिन नुकसान हो गया है तो उसी दिन कोशिश मत किया करो उसको रिकवर करने की। आपका दिन भी आएगा, अगर आप सही से स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो भाई आपको भी फायदा होगा। और आज चाइना वायरस ने भी 1400 का प्रॉफिट बनाया है शॉर्ट सेलिंग करके। फिर इन्होंने कहा है मैंने बेकार शेयर सेल कर दिए, थोड़े प्रॉफिट बुकिंग करके 50 के जमा किए हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए बताना सर। और गोल्ड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते भाई। गोल्ड शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं है और जिस तरह से वो ऑलरेडी 46,000 पे चल रहा है भाई, मुझे नहीं लगता कि आपको शॉर्ट टर्म में उसमें कुछ ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। मुझे लगता है उसका सेचुरेशन आ गया है, थोड़ा बहुत 10-15% और ऊपर जा सकता है। तो मैं नहीं कहूँगा आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ये आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने अपने लगाड़ शेयर निकाल दिए हैं और भाई कैपिटल जमा कर ली है। अब मार्केट गिर गई है फिर से भाई, जो हम चाहते थे वो हो गया है। अब हम भर भर के अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीदेंगे। और कौन कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा ही दोस्तों। तो कांग्रेस चाइना वायरस, आज आपने 1400 रुपये बनाए। रजत पहूजा, योर व्यू ऑन बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज टुमारो एज इंट्राडे 19 आवर्स अगो। भाई मैं इतनी जल्दी इंट्राडे की प्लानिंग नहीं करता। कल आप 6-7 बजे अगर पूछोगे तो भाई तब तक तो कोई न्यूज़ भी नहीं आती है। अगर आप उसके भरोसे इंट्राडे करोगे तो ये जो ऑयल की न्यूज़ आई है लेट नाइट, उसका क्या होगा भाई? और या फिर रात को किसी और चीज़ की न्यूज़ आ जाती है तो उसकी वजह से पूरा मार्केट सेंटिमेंट बदल जाता है। तो मैं अगर आपको बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता भी देता कि आपको बाय करना है या सेल करना है तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको पता होगा मैं हमेशा रोज़ लेट नाइट तक जगता हूँ, लेट नाइट को एनालिसिस करता हूँ जब सारी मार्केट की न्यूज़ आ चुकी होती हैं। इवन जब यूएस की भी सारी न्यूज़ आ चुकी होती हैं, क्योंकि यूएस का टाइम जोन हमसे थोड़ा पीछे है। और दोस्तों मैं सुबह भी जल्दी उठता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं सोया रहा हूँ तब भी कोई न्यूज़ आ गई हो। तो मैं सुबह भी जल्दी उठता हूँ और फिर से जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए होते हैं स्टॉक्स उन पे फिर से नज़र डालता हूँ कि कोई न्यूज़ तो नहीं आ गई है। तो आप इतनी जल्दी भाई एक दिन पहले इंट्राडे की तैयारी नहीं कर सकते कि कल भाई इस स्टॉक में क्या होगा। आपको रात तक का पूरा सेंटीमेंट जानना होता है दोस्तों। इसीलिए मैंने रजत आपको रिप्लाई नहीं किया था कि कल इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, अदरवाइज मैं बोल देता और आप खरीद लेते और नुकसान कर बैठते। तो इसीलिए मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया था। अमित रोशन सर, एक दो क्वेरी हैं आपके। भाई क्वेरी ले लेते हैं एक। यार इतना बड़ा क्वेश्चन मत लिखा करो प्लीज़, ये पढ़ा नहीं जाता। अभी तक आई वॉज जस्ट डूइंग पेपर ट्रेडिंग विद एमएसीडी, आज पहली बार ट्राइड रियल बेसिस पे। वीवेप में बाय सिग्नल था और एमएसीडी ने सेल दे दिया, फिर एमएसीडी ने भी बाय सिग्नल दिया था, बट जैसे ही ट्रेड लिया एमएसीडी वापस से नीचे आ गया। हाउ टू टैकल दिस? अच्छा आप कह रहे हो कि भाई एमएसीडी ने वापस नीचे आ गया। क्या अगर ये एमएसीडी की लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, एमएसीडी ने ऐसे करके ऐसे तुरंत दे दिया तो भाई स्टॉप लॉस किस लिए लगा रखा है आपने? स्टॉप लॉस ऐसे ही तो लगा रखा है। ये बहुत रेयरली होता है दोस्तों, ये होता है बहुत रेयरली। तो इस रेयर ओकेजन को टैकल करने के लिए आपका स्टॉप लॉस होता है जिससे कि आपको नुकसान ना हो। अब कभी ना कभी तो हो ही सकता है भाई कि अगर एमएसीडी ऐसे गया और ऐसे आ गया तुरंत वापस, बहुत कम होगा दोस्तों। और लेकिन जब होगा तो आपको भाई स्टॉप लॉस लगा के रखना है। इसीलिए मैं आपको स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस बताता हूँ।
वीवेब में जो फर्स्ट कैंडल जो ऊपर में बनता है उसका पैटर्न एनालाइज करना जरूरी है क्या? वो नॉर्मल कैंडल है या हैमर कैंडल है या नहीं, फिर बस कोई भी नहीं भाई, उसमें आपको कुछ नहीं देखना है हैमर है या डोजी है या फिर मॉर्निंग स्टार है, आपको उसमें कुछ नहीं देखना है, बस उसकी क्लोजिंग उसके ऊपर होनी चाहिए, क्लोजिंग पॉइंट वीवेब लाइन के ऊपर होना चाहिए और उसके नेक्स्ट कैंडल में आपको ट्रेड लेना है। काला कुंतला निखिल बुक पार्शियल प्रॉफिट इन एचडीएफसी बैंक एट 946 टुडे, ओवरऑल 6.5% प्रॉफिट, थैंक यू सर। ये 18 आवर्स अगो, इसका मतलब इन्होंने ये कल किया है भाई, ये हुई ना कुछ स्ट्रेटजी। काला कुंतला वेल डन, आपने बहुत सही किया। ऐसे भाई सेल ऑन राइज करना होता है। कल भाई आपने देखा कि क्वार्टर रिजल्ट्स की वजह से एचडीएफसी बैंक भागा है, आपने वहां पे कर दी प्रॉफिट सेलिंग और आप देखो आज भाई 2.5% गिर चुका है। तो इनको टोटल कितना फायदा हो गया भाई? 9% का फायदा हो गया। कल 6.5% बना लिया इन्होंने और 2.5% आज नीचे चला गया है। तो ऐसे भाई आपको प्रॉफिट सेलिंग करते रहना चाहिए, स्पेशली जब आपको पता हो कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है और थोड़ा सा गिर सकती है। विवेक कुमार पांडे, बड़े भाई एज यू सेड प्रीवियसली दैट वी शुड अवॉइड गैप अप गैप डाउन स्टॉक, देन व्हाई डिड यू चूज टू एंटर, वो भी 3 ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद, हाउ डिड यू डू दिस? माई परफॉर्मेंस लेफ्ट द ट्रेड आफ्टर 1% लॉस फ्रॉम एसबीआई एंड मिस्ड क्लियर 2.5% गेन पॉसिबिलिटी इन एशियन पेंट्स। भाई मैंने लिया था मुथूट फाइनेंस की बात कर रहे हैं, ये मुथूट फाइनेंस में गैप अप नहीं था भाई, उसमें 2-4 रुपए का गैप अप था। तीसरी कैंडल तो मैं किस लिए लेता हूँ मैंने आपको बता रखा है, पहले आधे घंटे में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, उल्टा सीधा बाइंग करते हैं लोग, इसलिए आपको तीसरी कैंडल में ट्रेड लेना। ये तो मैंने वीवेब की वीडियो में ही बताया आपको, तो इसलिए तीसरी कैंडल में ट्रेड लिया था। और भाई मुथूट फाइनेंस में कुछ गैप अप ओपनिंग नहीं थी, 2-4 रुपए का फर्क था बस। गैप अप ओपनिंग होती है भाई कि 2-3% से गैप अप खुला हो स्टॉक, उसको कहते हैं गैप अप ओपनिंग। जैसा कि आज आपने देखा होगा कि सारे स्टॉक्स गैप डाउन खुले होंगे, तो उसको कहते हैं भाई गैप डाउन, गैप अप ओपनिंग। और आप कह रहे हैं भाई कि मैंने 3.5% कैसे बना लिया? भाई आपको इंट्राडे के लिए देखो क्या क्या आना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन, कल आप सब लोग भाई इन्फी और एचडीएफसी बैंक से अपना ध्यान हटा ही नहीं रहे थे, तो इसलिए इसमें स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैंने मुथूट फाइनेंस में इंट्राडे किया था। दूसरा होता है भाई टाइमिंग, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत टाइम पे एंटर करोगे तो चाहे आपका स्टॉक सिलेक्शन भी अच्छा हो तब भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और उसके बाद आते हैं भाई इमोशंस। इमोशंस क्या है कि इमोशंस जैसे ही आपका स्टॉक भागने लग जाता है भाई, आपको लगता है जल्दी से प्रॉफिट बुक कर दूं कहीं ये प्रॉफिट ना चला जाए, लेकिन अगर गिरने लग जाता है तो भाई आप वेट करते रहते हो, वेट करते रहते हो, वेट करते रहते हो, फिर वो इतना गिर जाता है कि भाई फाइनली आपको लॉस बुक करना ही होता है। इन तीनों के बाद दोस्तों आती है टेक्निकल एनालिसिस। तो भाई इसमें से मैं आपको क्या सिखा सकता हूं? मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन सिखा सकता हूं, मैंने आपको टाइमिंग का ऑलरेडी बता दिया है, और भाई मैं आपको सिखा सकता हूं टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दी है, वी वेब प्लस एमएसीडी। तो बचा क्या? बचा सिर्फ इमोशंस। तो सिर्फ यही एक फैक्टर है जो आपको 3.5% बनाने से रोक रहा है, और मैं बना पा रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैं ये बहुत सालों से कर रहा हूं। तो भाई मुझे प्रैक्टिस हो गई है कि कब स्टॉक नीचे जाता है, कब ऊपर जाता है, और अगर नीचे जाता भी है तो उसमें पैनिक नहीं करना होता। तो मेरी प्रैक्टिस हो गई है, मेरे इमोशंस की प्रैक्टिस हो गई है, तो मैं ऐसे जल्दी से हड़बड़ी में नहीं आता हूं। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो भाई आप भी बनाने लगोगे। और अगर आपने टाइटन में 1%, एसबीआई में 1% बनाया है तो ये भी कोई बुरा नहीं है दोस्तों, आप ऐसे धीरे धीरे करते रहो, आपका भी परसेंटेज बढ़ जाएगा। सर यूबीएस हैज डाउनग्रेडेड बजाज फाइनेंस टू 1600 टारगेट, आई बॉट टुडे 10 एट 2100 लेवल, व्हाट शुड आई डू टुमारो? सेल इट विद मिनिमम लॉस एंड ट्राई टू सी बेटर लेवल टू बाय लेटर। भाई आपने मुझसे 5 मिनट पहले पूछा था 2100 पे ले लूं क्या? मैंने भाई कहा आपको कि मैंने तो 2200 पे बहुत पहले ही बोल दिया था, तो आपने लिया नहीं। जैसे ही ये 2500 गया भाई आप वहां पे लेने लगे, और आज अब ये फिर से आपको 2100 पे मिल रहा है तो आप फिर से नहीं ले रहे हैं। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि भाई आप इसको 2100 पे ले सकते हैं, 2100 इसके लिए बहुत अच्छा लेवल है। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि भाई ये 2100 से नीचे जा सकता है, ये तो मैं आपको बहुत पहले से ही कह रहा हूँ कि ये 2000 के नीचे भी जा सकता है। तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं करना है भाई, अगर नीचे जाता है तो ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है भाई, हम तो वहां पे और खरीदेंगे। इसलिए तो मैं बोलता हूँ आपको कि भाई थोड़ी क्वांटिटी में ही खरीदना, पैसा बचा के रखना, जब नीचे जाए तब और लेंगे, नीचे जाएगा और लेंगे, उसके नीचे जाएगा और लेंगे। तो भाई ये करना है आपको, ना कि सेल करना है इसको। भाई आपको क्या करना होता है? बाय ऑन डिप्स, ये आप लिख लो, बाय ऑन डिप्स करना होता है और सेल ऑन राइज करना होता है। आप तो सेल ऑन डिप कर रहे हो, तो सेल ऑन डिप थोड़ी करना है आपको, बाय ऑन डिप करना है, सेल ऑन राइज करना है। और भाई बजाज फाइनेंस मैं तो चाहता हूँ 1500 आ जाए, मैं तो और खरीदूंगा, भर भर के खरीदूंगा। तो आप घबरा क्यों रहे हो भाई कि 1600 को टारगेट दे दिया तो सेल कर देता हूँ? जितना नीचे जाएगा हमारे लिए अच्छी बात है। और दूसरा दोस्तों, ऐसा बहुत दिन पहले किसी और ने भी भाई 1850 का टारगेट दिया था, तो अभी तक वो भी रीच नहीं हुआ है। तो ऐसे आप टारगेट्स पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, ऐसे तो टारगेट्स रोज आते रहते हैं, कल कोई और कंपनी कुछ और टारगेट दे देगी। ठीक है भाई राज?
सेम नॉकआउट क्रिएशन ने कहा है कि 2180 पे खरीदा है, क्या सेल कर दूं? भाई आपने 1 घंटे पहले तो लिया ही है, वो भी लॉन्ग टर्म सोच के, और आप एक दिन में सेल करने चाह रहे हो। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो होल्ड करो ना इसको, और नीचे गिरता है तो और ऐड करो, जिससे कि आपका एवरेज प्राइस कम हो जाए। वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपको इसीलिए तो सिखाई है, बाय ऑन डिप्स करते जाओ, ऐसे सेल थोड़ी करना है जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। Supriya Sharma, hello sir. There is this dilemma I am going through. I have a full-time job and I am especially busy from 10 to 12:30. I can't even peek at the terminal in that duration, but still I am dreaming of trading and making some money off it. Am I being too naive or is it possible? And thanks for the Bollinger Band video. As usual, you made it very easy to understand. भाई आप कह रही हैं कि आपकी जॉब है जिसमें आप 10 से 12:30 तो बिल्कुल भी देख भी नहीं सकती टर्मिनल की तरफ। तो भाई ये तो मेन टाइम होता है इंट्राडे का, इसमें ही सारी मोस्ट ऑफ द एंट्रीज और एग्जिट भी, मैं तो दोस्तों एग्जिट भी 12:30 से पहले ही कर जाता हूँ। आधे 1 घंटे में अपना प्रॉफिट बुक करके भाई मैं कर देता हूँ टर्मिनल बंद और फिर अपना काम करता हूँ। तो अगर आप सोच रही हैं कि 10 से 12:30 ना करके भी आप इंट्राडे कर पाएंगी, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि भाई 12:30 के बाद आपके पास टाइम ही कितना बचता है, 3 घंटे बचते हैं। उसके बाद भी आप वेट करोगे कि वीवेप का सिग्नल आ जाए। और ज़्यादातर क्या होता है भाई कि अगर सुबह कैंडल्स ने वीवेप को क्रॉस कर दिया तो पूरे दिन वो उसके ऊपर ही रहती हैं। तो अगर आपने सुबह को उसमें एंट्री नहीं ली है तो उसमें आपको एंट्री का मौका मुश्किल ही मिलेगा। तो आपके पास अगर 10 से 12:30 में टाइम नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कि आप इंट्राडे ना करें, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, आप ब्लू चिप स्टॉक्स को डिप्स पे खरीदते जाएं, आपको ये करना चाहिए। और ये आपने पॉसिबिलिटी पूछी है तो इसकी पॉसिबिलिटी मैं बहुत ही कम बता रहा हूँ। एंड थैंक्स फॉर द बॉलिंजर बैंड वीडियो, एज यू मेड इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सुप्रिया। विपुल सिंह, सर मैंने वीवे फॉलो करके LNTFH एट 60 खरीद लिया, अब इस पे मेरा 1.2K का लॉस हो रहा है, क्या करूं भाई? भाई विपुल, जब आपने कमेंट किया था तो मैंने उसका चार्ट देखा था। आपने वीवेप ही देखा, आपने MACD तो देखा ही नहीं। भाई आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ, ये देखो। आपने देखा यहाँ पे वीवेप कि ये उसके ऊपर क्लोज हो रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कहाँ है बाई सिग्नल? MACD ने कहीं बाई सिग्नल दिया है? भाई मुझे तो नहीं दिख रहा। तो मैंने आपको भाई वीवेप की वीडियो में ही बताया है कि अगर आप एक इंडिकेटर की मदद से चलोगे तो आपको होगा नुकसान, और जैसा कि आपको हुआ है। भाई आधी अधूरी नॉलेज बहुत ही खतरनाक होती है, अगर आप उस वीडियो को भूल गए हैं तो जाके फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और दोस्तों आप में से किसी ने अगर वीवेप की वीडियो नहीं देखी है तो भाई आप उन गलतियों से बचिए जो बिगिनर्स करते हैं। उस वीडियो को फिर से देखिए, और मैंने उसमें यह भी बता रखा है कि आप क्या क्या गलती कर सकते हैं। तो वीवेप के साथ MACD का कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आपको आज नुकसान हुआ, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं आपको MACD ने कोई भी बाय सिग्नल नहीं दिया। तो आई होप विपुल आप इस गलती से सीखेंगे और सेम गलती फिर से नहीं करेंगे। शिखर जायसवाल, विच शेयर टू डू शॉर्ट सेल एज ऑफ नाउ, ये आपने करीब 1 बजे पूछा था, और दोस्तों मैंने आपको 10 साढ़े 10 बजे ही कमेंट करके बता दिया था कि भाई मार्केट को जितना गिरना था वो गिर गई है। अब किसी को शॉर्ट सेल का ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सारे स्टॉक्स ऐसे स्टैग्नेंट होने लगे थे, उनमें कोई मूव बाकी नहीं रह गया था, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन खुले थे, उसके बाद थोड़ा बहुत और गिर गए थे, उसके बाद गिरने की गुंजाइश नहीं बची थी। तो इसीलिए भाई उस टाइम पे आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, आपको इंट्राडे करना है तो आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। चंद्रकांत पटेल, सर आज इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर 2% बनाया, वेरी गुड चंद्रकांत, कीप इट अप, वेल डन। सर प्लीज़ लाइव टाइमिंग शेयर कीजिए, लास्ट टाइम का पता नहीं लगा था मुझे। चंद्रकांत, अभी हमारा एक तो डे भी फिक्स नहीं हुआ है और टाइम भी फिक्स नहीं हुआ है, तो ये हम जल्दी ही फिक्स करेंगे, तो अभी ऐसी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। और रही बात आपको पता नहीं लगा था, तो भाई आपको उसके लिए बेल आइकन दबाना पड़ेगा और ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों। तो मेक श्योर कि आप वो कर लें, और जब टाइम फिक्स हो जाएगा तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। Gaur Vibhu, in fact, I was also watching Mudhoot Finance for intraday and speculated gain. I invested virtual money for practice. Later, I regret not investing real money. देखो भाई, पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क है। पेपर ट्रेडिंग में अगर आप 90% एक्यूरेसी से पैसे कमा भी लोगे तो रियल वर्ल्ड में आप 50% टाइम्स भी नहीं कमा पाओगे। यही सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि भाई पेपर ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है जिसे कहते हैं इमोशंस, भाई वो नहीं होते हैं आपके। तो जब आपको पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है तो आप उसमें सेल करने की जल्दबाजी नहीं करते हैं, लेकिन वहीं अगर आप रियल वर्ल्ड में करोगे तो भाई जैसे ही आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा आपको लगेगा अभी सेल कर दूं, अभी सेल कर दूं, कहीं ये निकल ना जाए। तो यही फ़र्क है भाई पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में। बाकी आप पेपर ट्रेडिंग करते रहिए, आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होगी उससे। पेपर ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अपने आप को तैयार करने की। विवेक कुमार पांडे, व्हाट इज द बाइंग लेवल फॉर कोटक? शुड वी वेट फॉर मार्च अप्रैल? नाउ 1050, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन HDFC, कोटक एंड SBI? देखो भाई, जिस दिन मार्केट भागती है आप उस दिन तो लेने को तैयार हो जाते हो, तो जिस दिन गिरती है उस दिन क्यों नहीं लेते हो? कोटक अभी सही लेवल पे चल रहा है, धीरे धीरे बाय करना शुरू कर दो।
यहाँ पे गिरा हुआ है, खरीद लो, 10% और गिरेगा फिर से खरीद लेंगे। तो भाई खरीदते जाओ, इसमें पता नहीं चलेगा आपको, कोई भविष्यवाणी नहीं होगी कि आज कोटक बैंक को खरीद लो, इसका बॉटम बन गया है। उसके बाद HDFC का क्या रेशो होना चाहिए भाई, SBI को मैं लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड नहीं करता, तो बाकी HDFC और कोटक में आप बराबर बांट सकते हैं। शिखर जायसवाल, बट हाउ टू डिसाइड वेदर टू डू इंट्राडे और इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज इनिशियली आई इन्वेस्टेड विद एम फॉर लॉन्ग टर्म, बट व्हेन योर होल्डिंग शेयर प्राइस फॉलिंग देन couldn't able to decide what is right and wrong in terms of investing or intraday, please clear this point। भाई ये तो आपको तय करना है कि आपको इंट्राडे करना है या लॉन्ग टर्म करना है। मैंने आपको बता रखा है भाई कि जिस दिन मार्केट गिरती है उस दिन आपको सेल नहीं करना होता, उल्टा बाय करना होता है, और जिस दिन मार्केट बढ़ी होती है उस दिन बाय नहीं करना होता, उल्टा सेल करना होता है। और आप उल्टा कर रहे हो, जिस दिन मार्केट गिर रही है पैनिक में आके उस दिन सेल कर रहे हो। अगर भाई आपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स लिए होंगे, अगर आपका पोर्टफोलियो वेल मैनेज्ड होगा, तो आपको किसी बात का डर ही नहीं रहेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि भाई HDFC बैंक 500 चला जाएगा, क्योंकि भाई जब आप ब्लू चिप स्टॉक्स लेते हो तो लोग कुछ खरीदें या ना खरीदें, ब्लू चिप स्टॉक्स तो खरीदते ही हैं। तो भाई ये फायदा होता है ब्लू चिप स्टॉक्स को लेने का, वो आपको हेल्प करते हैं कि आप पैनिक ना करें। बाकी आपको इंट्राडे करना है या लॉन्ग टर्म करना है ये तो आपको खुद सोचना है। वाई यस बैंक इंटैक्ट व्हेन ऑल बैंक्स फेल टुडे, भाई यस बैंक देखो, यस बैंक है ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक। आप अगर उसमें देखेंगे भाई तो यस बैंक को इतना गिरा दिया है, लोगों के पास वो 80 रुपये में 100 रुपये में ऐसे पड़ा है, और अभी जब वो 25 रुपये पर चल रहा है तो लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया है उसको देखना। आप उसमें देखेंगे कि उसकी वॉल्यूम भी V/10 हो गई है, मतलब 1/10 हो गई है वॉल्यूम। जो नॉर्मली उसमें ट्रेडिंग होती थी उससे 1/10 हो गई है, क्योंकि भाई लोग अब उसमें वेट कर रहे हैं कि कब ऑपरेटर आएगा और फिर से हमारा प्राइस 80 तक जाएगा जिससे हम इससे एग्जिट कर पाएंगे। तो इसमें भाई जब तक ऑपरेटर नहीं आते हैं इसमें कोई मूव आता ही नहीं है, ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, वहीं पड़ा रहता है, लोग बाय करके सेल करके वहीं बाय सेल करते रहते हैं। तो इसमें भाई इतना फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं, ये प्योरली ऑपरेटर ड्रिवन है। इसीलिए आज सारे बैंक्स गिरे, मार्केट गिरा, लेकिन यस बैंक नहीं गिरा। विष्णु हरिकुमार, ऑल्सो वुड इट बी एडवाइजेबल टू बाय इंडसइंड एज ऑफ नाउ बिकॉज इट फेल बाय 12% टुडे। भाई जब ये 12% गिरते हैं तो क्यों गिरते हैं, क्योंकि ये थोड़े से वीक होते हैं स्टॉक्स। जब भी पैनिक होता है मार्केट में तो लोग सोचते हैं भाई सबसे पहले इंडसइंड बेच देता हूँ, ये इतना अच्छा स्टॉक नहीं है, और बाकी HDFC बैंक तो रखे रखता हूँ, तो इसीलिए ये इतना गिरते हैं और इतना बढ़ते हैं। दूसरा भाई मैं इंडसइंड आपको कभी रेकमेंड करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये दिन में 40% भी गिर जाता है और दिन में 40% भाग भी जाता है। तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हाई गेन कंपनी है। आपकी मर्जी है, अगर आपको और रिस्क लेना है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी आज 12% गिरा है इसलिए मैं खरीद लूँ, तो भाई मैं तो नहीं खरीदूंगा। मैं उस स्टॉक को खरीदूंगा कि अगर ब्लू चिप स्टॉक है और तब 12% गिरा है, तो उसके बाद भी देखना पड़ेगा भाई कि 12% गिरा है तो आखिर क्यों गिरा है। तो ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये था आज का Q&A। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो भाई कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो भाई आप बेल आइकन दबा सकते हैं, उसके आगे ऑल को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।